हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो बिहार में आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके बीपीएससी के प्री हो या 65वीं बीपीएससी मेंस हो या 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बेरोजगारी के बारे में चर्चा करेंगे। बेरोजगारी से अगर देखा जाए तो 65वीं बीपीएससी मेंस जितने भी देने वाले हैं, आप अगर देखिए तो पिछले वर्ष जितने भी परीक्षाएं हुई है बीपीएससी में, बेरोजगारी यह एक हॉट टॉपिक रहा है और इससे प्रश्न प्रत्येक बार पूछ लिए जाते हैं। बेरोजगारी, गरीबी हो या इस प्रकार के प्रश्न हमेशा जोड़ करके पूछे जाते हैं। तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं और साक्षात्कार के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से इसको हम आइए तोड़ के देखते हैं। देखिए, बेरोजगारी को हम इसको एक अलग अलग पार्ट में समझेंगे और यह मेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि चर्चा में क्या है, उसके बाद इसके बारे में परिभाषा देखेंगे, फिर यह प्रकार यानी कि बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं, फिर आखिर इस बेरोजगारी का प्रभाव क्या है, उसके बाद कारण, और उसके बाद देखेंगे कि इसके लिए सरकार के द्वारा कौन से कार्यक्रम और योजनाओं को चलाया गया है, और फिर उसके बाद देखेंगे कुछ उपाय और सुझाव के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे चर्चा में क्यों। देखिए फ्रेंड, जिस प्रकार से लॉकडाउन की स्थिति है और कोरोना महामारी के कारण सभी प्रकार से उद्योग धंधे बंद हैं, तो इस कारण उन्हें लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है और वो विशेष करके वो लौट करके जो अपने गांव आ रहे हैं या अपने राज्य में आ रहे हैं, तो उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो अभी वर्तमान की जो डेटा है देखा जाए तो भारत में 24% बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। और ख़ास करके अगर बिहार की बात करें, चूँकि ये बीपीएससी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो बिहार में 46.6% का वृद्धि हुआ है बेरोजगारी दर में। यानी कि देखा जाए तो बिहार में बहुत ही सर्वाधिक है या राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। चूँकि देखें तो आप भी समझ सकते हैं कि बिहार में उद्योग धंधे का अभाव है, बिल्कुल अभाव है। कोई यहाँ पे बड़ा उद्योग धंधा नहीं है जिस कारण, और जनसंख्या के लिहाज से तो बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से अगर वे लोग बाहर से दूसरे राज्यों से लौट के आ जा रहे हैं तो उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये परिभाषा के बारे में। देखिए, बेरोजगारी की कई परिभाषा हो सकते हैं, आप अपने स्तर से भी बना सकते हैं। और सामान्य स्थिति से अगर देखा जाए तो बेरोजगारी वह स्थिति है जब व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक हो लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिल पाता। यानी कि जब कोई व्यक्ति कार्य करने में पूरी तरह से वो शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से सक्षम है और कोई कार्य चाहता है, ढूंढता है, लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। अब देखिए, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी कई प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से देखिए, एक संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, इसको हम स्ट्रक्चरल बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी विशेष करके विकसित और अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। उसके बाद देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसको हम छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी विशेष करके अविकसित देशों में या विशेष करके वहाँ जहाँ जिन देशों की कृषि प्रधानता है, जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ का सबसे जो प्रमुख अगर देखा जाए तो लोगों का रोजगार इसी क्षेत्र में है, लेकिन यह एक प्रच्छन्न है, छिपी हुई है। यानी कि इसका मतलब है कि इसमें अधिक से अधिक लोग लगे होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी उत्पादकता सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यानी कि उसको हम ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। जैसे कि एक किसी कार्य है, उसमें 5 लोग लगे हुए हैं और उसका उत्पादकता अगर मान लीजिए 50 केजी है, और अगर उसमें से 2 व्यक्ति निकल भी जा रहे हैं, अगर 3 व्यक्ति भी है तो भी उत्पादकता कितना है, 50 केजी। तो इस प्रकार से क्या है, 2 लोग क्या है वहाँ पे प्रच्छन्न है, छिपी हुई है। उसके बाद देखिए मौसमी बेरोजगारी। मौसमी का मतलब ऐसा है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि अगर जिस प्रकार का सीजन है, मौसम है, उसमें तो लोगों को रोजगार मिल जाते हैं। जैसे कि अभी मानसून का सीजन है तो लोगों को जैसे कि कृषि के लिए, जैसे कि धान का सीजन होता है, धान लगाने के लिए, तो उन्हें रोजगार मिलेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं। तो अगर मौसम के अनुकूल इन्हें रोजगार मिल रहा है, लेकिन बाकी समय में वो खाली रहते हैं। उसके बाद एक होता है अल्प बेरोजगारी। ये भी कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए आपको रोजगार मिला और उसके बाद नहीं मिला, तो यह अल्प बेरोजगारी होती है। और शिक्षित बेरोजगारी, यह भी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। और शिक्षित बेरोजगारी है चूँकि बहुत लोग शिक्षा प्राप्त किए हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक प्रमुख कारण अगर है तो वह तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है, दोषपूर्ण शिक्षा का अभाव है। उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अब आइए बात करते हैं इसके प्रभाव। ये बेरोजगारी है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसका आर्थिक, सामाजिक हर प्रकार से देखा जाए तो इस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि देखिए गरीबी, अगर बेरोजगारी है, आपको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपके पास इनकम नहीं होंगे तो आप गरीब होंगे। और देखिए कुपोषण, जब गरीबी रहेगी तो फिर आपकी क्या होगा, आपका खान पान निम्न स्तर का होगा, आप अच्छे तरीक़ा से भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा, पोषण का कमी होगा, तो फिर कुपोषण होगा। फिर उसके बाद आप बीमार पड़ेंगे, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और सीधे आपका पूरे परिवार पर उसका
प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद देखिए निम्न जीवन यापन स्तर है, जब आर्थिक स्थिति ही अच्छी नहीं रहेगी तो निम्न जीवन यापन ही रहेगा। उसके बाद देखिए असंतोष और मानसिक तनाव होता है। उससे क्या होता है, लोगों के अंदर एक असंतोष की भावना होती है, मानसिक तनाव होता है और वही क्या होता है, अपराध को जन्म देता है। जिससे इससे क्या है, चोरी होगा, डकैती होगा, किडनैपिंग होगा या जो भी लूटपाट की होती है यही या कहीं ना कहीं यह अपराध को जन्म देता है। उसके बाद देखिए पलायन, यह तो बिहार की सबसे अगर प्रमुख समस्या में माना जाए तो पलायन सबसे प्रमुख समस्या है। क्योंकि बिहार में उद्योगों का अभाव है, जनसंख्या काफ़ी अधिक है, जनघनत्व ज़्यादा है, बिहार का प्रथम स्थान आता है और यहाँ पे लोगों का स्वरोजगार भी नहीं है और इसके लिए कई कारण है। तो पलायन होते हैं, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र इन राज्यों में जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं, पलायन होते हैं। उसके बाद देखिए कि पीसीआई सबसे यानी कि पर कैपिटल इनकम जो है प्रति व्यक्ति है वो सबसे कम है अभी भी बिहार का। अगर हम 2020-21 के आर्थिक सर्वे में के अनुसार से देखें तो 47,541 रुपया है ये 2020-21 के आर्थिक सर्वे के अनुसार। और अगर सबसे अधिक देखा जाए जिला वाइज, ये पीटी फैक्ट है, इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। इससे जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी 66 बीपीएससी या आने वाले जितने भी बिहार की परीक्षाओं में है। तो देखिए अगर आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार बिहार का जो पर कैपिटल इनकम है वह 47,541 रुपया है और सबसे अधिक अगर जिला वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटल इनकम पटना का है जो कि 63,063 रुपया है और सबसे कम यानी कि शिवहर जिला का है जहाँ पे मात्र 7,092 रुपया है। अब हम आइए देखते हैं कि कारण के बारे में, यानी कि क्या कारण है कि बेरोजगारी है, यानी कि बेरोजगारी के कारण क्या है। तो सबसे पहले है तो चूँकि बिहार एक क्या है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की अगर देखा जाए तो 70% आबादी जो है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से, वो कृषि से जुड़ा हुआ है, उनकी जीविका कृषि से ही चलती है। तो अधिक से अधिक लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और यह क्या है, बिहार में कृषि में जो है सो कि अधिक से अधिक प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी है। अधिक से लोग लगे हुए हैं लेकिन उनके उत्पादकता कम है, क्योंकि कृषि का विकास नहीं हो पाया है, कृषि का उत्पादकता काफ़ी कम है और अभी भी पुराने तरीके से कृषि की जाती है। तो देखिए कृषि का पिछड़ेपन है फ्रेंड्स, कृषि पर एक अलग टॉपिक है और इस पर हम ज़्यादा विस्तृत चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि कृषि के लिए अगर हम चर्चा करते हैं तो काफ़ी लंबा होगा। और कृषि के लिए अगर आपको देखना है तो एक अलग ही वीडियो बना हुआ है कृषि पर, आप जाकर के प्लेलिस्ट में या नीचे लिंक दिया है वहाँ से भी देख सकते हैं। अब देखिए उद्योगों का भी अभाव, ये तो बिहार में उद्योग धंधे का विकास नहीं हुआ है, कोई भी बड़ी कारखाने भी नहीं है, नहीं कोई बाहरी निवेश लगाना चाहते हैं। तो यह भी एक कारण है कि जब उद्योग लगेंगे तभी तो रोजगार मिलेंगे और जो है भी वो भी बीमारू है, बंद पड़े हुए हैं या तो बिल्कुल बंद है। अगर देखा जाए तो उत्तर बिहार में करीब 6 से 7 चीनी मिल है जो बंद पड़े हुए हैं। अगर एक चीनी मिल भी चालू हो जा रहा है तो वहाँ कम से कम 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी है उद्योगों का अभाव नहीं हुआ है, उसके भी कई कारण हैं। स्वरोजगार नहीं है, यहाँ के लोग स्वरोजगार करने में भी पीछे होते हैं बाकी राज्यों की अपेक्षा। जिस प्रकार से महाराष्ट्र है या पंजाब है, वहाँ के लोग खुद में रोजगार करते हैं, लेकिन बिहार में एक है कि हाँ, बिहार में बिहारियों में स्वरोजगार करने के लिए भी ज़्यादा इच्छुक नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए लघु कुटीर उद्योगों का भी निम्न विकास हुआ है, लघु कुटीर उद्योगों का भी निम्न विकास हुआ है थोड़ी मात्रा में, लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए। अब देखिए रोजगार सृजन का अभाव है, नए नए रोजगार सृजन भी नहीं हो पाता है बिहार में, इसका भी अभाव है। जनसंख्या वृद्धि सबसे प्रमुख समस्या है कि ज़्यादा जनसंख्या होगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, तो जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत ही प्रमुख समस्या है। अगर देखा जाए तो आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2041 में जनसंख्या बढ़कर 15.34 करोड़ होने की संभावना है। अभी भी वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो तीसरा स्थान आता है। अगर 2041 में जनसंख्या 15.34 करोड़ होगी तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बेरोजगारी दर भी बढ़ेगी। अब देखिए इसके भी कई कारण हैं कि एक तो सर्वाधिक जनघनत्व भी है। आप जानते ही हैं कि बिहार का स्थान पहला आता है 1106 यहाँ पे डेंसिटी है। और देखिए आपदा, ये भी एक कारण है। आपदा के कारण भी जैसे कि उत्तर बिहार में देखा जाए तो बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखा है, ये भी एक कारण है कि रोजगार को बहुत से रोजगार छीन लिए जाते हैं आपदा के कारण। और देखिए दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, ये बहुत ही प्रमुख है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। जिस प्रकार यहाँ पे शिक्षा है तो नॉलेज बेस्ड शिक्षा है, ऐसे भी अभी वर्तमान में देखें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी लड़खड़ा गई है। और दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था है यानी कि नॉलेज बेस्ड है, लेकिन उसके जगह पर क्या होना चाहिए, टेक्निकल बेस्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए, यानी कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का अभाव है।
अधिक से अधिक व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का अभाव है। यही कारण है कि वह अधिक उन्हें कौशल नहीं मिल पाता है और कौशल विकास प्रशिक्षण का तो बहुत ही अभाव है। यहाँ के जो लोगों में स्किलनेस नहीं है, जिस कारण वो दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें अच्छे रोजगार नहीं मिल पाते हैं, उन्हें पैसा भी कम मिलते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं सरकार के भी इसमें है कि दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन है। जो बिहार की आर्थिक नियोजन की जो प्लान है, रूपरेखा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है, सरकार भी कमी है। तो देखिए प्रशासनिक उदासीनता भी है। अब हमने देखा कि फ्रेंड्स इसके बेरोजगारी के कारण क्या है। अब उसके बाद हम आइए आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि बेरोजगारी के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम जितने भी देखेंगे ये सभी वर्तमान में जो चल रहे हैं, यानी कि नए कार्यक्रम और योजनाओं को देखेंगे। इसके अलावा बहुत से कार्यक्रम और योजनाएं हैं लेकिन वो पुरानी हो चुकी है, हम उसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको देखना है तो बुक में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में जो चल रहा है इससे ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। बीपीएससी मेंस में इससे जोड़ करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, और साक्षात्कार में तो सीधे तौर से प्रश्न पूछे जाएंगे कि सरकार के द्वारा इसके लिए कौन सी योजना है, या इस योजना के बारे में आप क्या जान रहे हैं, इसमें क्या कमियाँ हैं, अगर आप चाहते हैं एज ए प्रशासनिक सेवा में तो क्या कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स इसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मनरेगा है। मनरेगा क्या है? मनरेगा अगर देखा जाए तो यह पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है और रोजगार देने के क्षेत्र में मनरेगा एक मील का पत्थर साबित हुआ है। मनरेगा से सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि गरीबी कम हुआ है, भुखमरी कम हुआ है और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा अभी इसके क्षेत्र में देखिए जो 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है उसको बढ़ा करके 200 दिन करने की प्लान है, और बिहार सरकार से ही मोटिवेट होकर के अन्य राज्य जैसे कि केरल भी यही प्लान सोच रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम मनरेगा के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मनरेगा एक अलग टॉपिक है और मनरेगा पर आप एक अलग स्पेशल वीडियो, तो फ्रेंड्स आप मनरेगा पर जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर उसके लिए स्पेशल वीडियो बना हुआ है। मनरेगा के बारे में संपूर्ण वहाँ पर बताया गया है। अब हम देखिए यहाँ पे देखते हैं जल जीवन हरियाली। ये भी बिहार सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जल जीवन हरियाली, और यह काफ़ी चर्चा में रहा है, इस समय भी है और इससे जुड़े तो काफ़ी प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए जल जीवन हरियाली जिसमें 24,524 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया है और इस योजना में काम भी हो रहा है। इसके माध्यम से जल स्रोत जैसे कि पोखरा, तालाब, नहर, पैन, आहर, इस तरह का, और जैसे कि जो भी सरकारी चापाकल है जैसे कि स्कूलों में या किसी भी पंचायत भवन में, वहाँ पे पानी को रिजर्व करने के लिए अपन सोख्ता जिसको बोलते हैं सोख्ता बनाया जाएगा। एक प्रकार से देखिए तो यह जल जीवन हरियाली है, वह पर्यावरण को ध्यान में रख करके बनाया गया है। फ्रेंड्स जल जीवन हरियाली भी एक अलग टॉपिक है, यहाँ पर हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आप जल जीवन हरियाली पर भी जा करके देख सकते हैं, इसके लिए भी स्पेशल वीडियो बना हुआ है। अब आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। ये भी अगर देखा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह योजना है, और यह योजना जो है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, यह विशेष करके निम्न वर्ग के यानी कि SC, ST और ABC यानी कि जो SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो बेरोजगार युवक हैं उन्हें रोजगार देने के लिए यह बिहार सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से देखिए प्रत्येक पंचायत में, बिहार में जितने भी पंचायत है उन सभी पंचायतों में प्रत्येक पंचायत में 5 व्यक्ति, और वे व्यक्ति होना चाहिए SC, ST या ABC, उन्हें वाहन खरीदने के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। और देखिए 50% यानी कि 50% का उसमें अनुदान दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए की कोई वाहन खरीद रहे हैं, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, तो आपको उसमें 50% सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 50% आपको। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये, यह बेरोजगारी को दूर करने के लिए। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री SC, ST, ABC उद्यमी योजना। इस योजना में भी है उद्यम लगाने के लिए, यह भी निम्न वर्गीय है कि अगर इस योजना के अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कोई उद्यम लगाना है या छोटे कोई जैसे लघु कुटीर उद्योग लगाना है या कोई अपना व्यापार करना है या बिजनेस करना है, या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते होंगे दुकान करना, किराना का या जो भी करना है, और अगर आपके पास पैसे का अभाव है तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए है कि आपको इस योजना जो है इसके माध्यम से आपको
10 लाख रुपए तक का इसमें प्रावधान है, जिसमें से 50% यानी कि 5 लाख जो रुपया है वह आपको सरकार अनुदान के रूप में देगी, और 5 लाख जो रुपया है उस पर ब्याज मुक्त ऋण है। यानी कि अगर देखें तो 10 लाख रुपया है, उसमें आपको 5 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा अनुदान के रूप में, यानी कि उसका ऋण नहीं चुकाना है, और 5 लाख रुपया आपको ब्याज मुक्त ऋण है। उसके बाद देखिए, और इसमें और भी क्या है कि इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सरकार के द्वारा आपको ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी किसके क्या करना है। और देखिए पर्यटन के क्षेत्र में भी देखें तो सरकार बहुत ही कार्य कर रही है। पर्यटन के क्षेत्र में भी पर्यटन नए नए क्षेत्रों को विकास अगर देखा जाए तो बिहार में जिस प्रकार से अगर उद्योग धंधे का विकास नहीं हो रहा है तो इन सारे क्षेत्रों में काफ़ी रोजगार के अवसर हैं। अब देखिए एक और योजना है 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जैसा कि आप जान रहे होंगे। इस योजना के माध्यम से भी रोजगार देने का एक बहुत बड़ा अवसर है, और इसके माध्यम से 7 निश्चय योजना के माध्यम से बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। यह भी बहुत अच्छी योजना है। और देखिए जीविका अगर देखा जाए तो बिहार के संदर्भ में मनरेगा के बाद अगर सबसे अधिक अगर रोजगार दे रहा है तो जीविका है। यह इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह महिलाओं के लिए है, और यह योजना सिर्फ आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त नहीं बल्कि उन्हें सामाजिक और हर क्षेत्र में सशक्तिकरण के लिए यह जीविका योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। फ्रेंड्स, यह 2007 से संचालित योजना है जो कि विश्व बैंक के द्वारा इसे पोषित किया जाता है, और यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में योजना चलती है, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसके माध्यम से देखिए एक बैंक सखी कार्य करता है। यह योजना जो है स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कार्य करता है, और इसमें देखिए आपको लोन दी जाते हैं 10,000 रुपया से 15 लाख तक के लोन लेने की सुविधा है, कि अगर आपको कोई रोजगार करना है, जैसे कि इसके माध्यम से आप लोन रंग के किसी भी महिला को कुछ भी काम करना है, जैसे कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सिलाई कटाई बुनाई, या अगर उन्हें हस्तकरघा के बारे क्षेत्र में काम करना है, पापड़ अचार वगैरह सिलाई के, या जो भी अगर बकरी पालन, पशुपालन, कुक्कुट पालन, तो आपको इसके माध्यम से आप लोन ले सकते हैं, और बहुत ही कम रेट पे दिया जाता है, और इस पैसे को किस्त वाइज देखिए। या इसलिए चर्चा में आ गया है कि अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है उसके माध्यम से सिर्फ लॉकडाउन में 266 करोड़ रुपया लोन बांटे गए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो सभी को पहुंच गांव तक बैंकिंग सुविधा नहीं प्राप्त है, तो आप इस माध्यम से अपने गांव में ही रहकर इसके लाभ उठा सकते हैं। और आप यह देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत बड़ी योजना है। और देखिए फ्रेंड, जीविका के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हम एक अलग वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए कृषि, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि का जो स्तर है बिहार में काफ़ी निम्न है, लेकिन अगर कृषि को विकसित किया जाए, कृषि का विविधीकरण किया जाए, उसके फसलों का या कृषि से आधारित अगर उद्योगों की स्थापना किया जाए, या और तो कृषि में बहुत सारे अवसर हैं। देखिए बजट में भी इस बार बिहार सरकार ने प्राथमिकता दी है कृषि को लेकर के। आप जानते हैं कि इसके पहले बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप 3 भी चल रहा है, और इस बार के बजट में बिहार सरकार कृषि बाजार संरचना पर भी काफ़ी फोकस किया है। और इसके अलावा जो है देखिए इससे जुड़े पशुपालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी सरकार की प्राथमिकता दी गई है इस बार के बजट में। देखिए मत्स्य पालन के लिए जो मछुआरे होते हैं उन्हें निःशुल्क 12 लाख मछुआरों को निःशुल्क बीमा की प्रावधान किया गया है। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिसके क्षेत्र से रोजगार दिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके आप उपाय या सुझाव के रूप में बता सकते हैं, या ये बिहार सरकार के द्वारा ही यह प्रयास है, आप इसको उपाय भी बता सकते हैं। जैसे कि देखिए इस बार के बजट में ये भी प्रावधान है कि प्रत्येक जिले में रिक्रूटमेंट सेंटर बनाए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक जिले के लोगों को अगर वे बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार की तलाश करना है, तो उनके लिए प्रत्येक जिले में एक रिक्रूटमेंट सेंटर बनेगा, आप उसके माध्यम से रोजगार की तलाश करेंगे। और देखिए अगर हम बात करते हैं कि अवसर है, कि अगर प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर रोजगार की आपको अवसर नज़र आते हैं या रोजगार को सृजन किया जा सकता है, तो देखिए खाद्य प्रसंस्करण है। आपको ये बता दें कि अगर इस बार के आप बजट आपने पढ़ा होगा तो जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बिहार जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है वो राष्ट्रीय औसत से भी आगे है। देखिए खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट भी बिहार में लगाए जा रहे हैं, और खाद्य प्रसंस्करण को लेकर के बिहार में काफ़ी असीम संभावना है। अगर आप देखें कि जो भी यहाँ के उत्पाद हैं, विशेष करके उन उत्पादों की बात किया जाए जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, अगर उसकी ब्रांडिंग किया जाए, अच्छे से पैकेजिंग किया जाए, तो वह हमें बिहार नहीं पूरे भारत के बाहर उन्हें विश्व बाजार में हमें निर्यात कर सकते हैं। और या
एक रोजगार और आय का बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। देखिए जैसा कि लीची है, आप मुजफ्फरपुर के शाही लीची के बारे में जान रहे होंगे। इसकी लीची विदेशों में मांग है। मखाना है, यहाँ का मखाना है, इसको भी मांग विदेश में है। उसके बाद कई कई चीज़ हैं, जैसे कि जो भी यहाँ का जीआई टैग मिला हुआ है, मगही पान हो गया या लीची मखाना के अलावा अगर आप देखें तो अगर भागलपुर के क्षेत्रों में रेशम हो गए या जो भी चीज़ें हैं, उन्हें अगर हम सरकार के द्वारा अगर प्रयास किया जा रहा है और इस प्रयास को किया भी जा रहा है। और भी देखिए फसल बेचने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ताकि कृषि से जुड़े जो भी उत्पाद हैं आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपने, जैसे कि अभी हाल ही में अखबार में दिया था कि मुजफ्फरपुर के एक किसान है जिन्होंने ऑनलाइन अपने कृषि को उत्पाद जो था लीची, तो उसे उन्होंने विदेशों में बेचा है। तो इसके माध्यम से आप काफ़ी रोजगार भी मिलेगा और आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा। अब देखिए हस्तकरघा है, यह भी एक बहुत बड़ा है कि आप इसके माध्यम से जैसे कि जो भी हाथ से जो पेंटिंग हो या बुनाई हो, जैसे कि सिलाई हो, कटाई हो, या अगर कहें तो इसमें जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग काफ़ी एक अच्छा अवसर है रोज़गार के लिए। अगर इसको सरकार के द्वारा ऐसे तो इसको प्रमोट किया जा रहा है और इसकी मांग विदेशों में है। और अभी हाल ही में एक जो अंतर्राष्ट्रीय जो मेला लगा हुआ था हस्तशिल्प का ही लेकर के चाइना में, तो इसको काफ़ी सराहा भी गया है। और भी देखिए बेरोजगारी के लिए देखिए कुछ ये तो जो प्रयास किए जा रहे सरकार के द्वारा, जो भी कार्यक्रम और योजना चलाई जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ज़रूरी है जिस कारण की बेरोजगारी को दूर करने के लिए उपाय आप ये देखिए कि जैसे कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम सरकार के द्वारा कुछ नए प्रकार के आर्थिक सुधार कार्यक्रम को लाने होंगे, करने होंगे, जिस प्रकार से जो पुरानी जो आर्थिक सुधार है कार्यक्रम है वह समय के अनुसार पुरानी हो चुकी है, नए सिरे से इसको चालू करना चाहिए और इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उसके बाद है कि बचत और निवेश को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बचत होगा तो फिर आप जा कर के उसको निवेश करेंगे और आपको अगर नया रोजगार करना है तो उसके लिए आपको निवेश की आवश्यकता है। तो बचत और निवेश का भी प्रोत्साहन देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, हमने बेरोजगारी के बारे में यहाँ पे संपूर्ण चर्चा किया कि यह चर्चा में क्यों है, इसकी परिभाषा के बारे में जाना और क्या इसकी बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार हैं और इसके क्या प्रभाव हैं बेरोजगारी के। फिर उसके बाद हम देखें कि बेरोजगारी के लिए क्या कारण है और फिर क्या कार्यक्रम और योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। फ्रेंड्स, इस जो हमने इन सारी योजनाओं के बारे में चर्चा किया है, जैसे कि देखिए मनरेगा के बारे में, जल जीवन हरियाली, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए उद्यमी योजना और जीविका के बारे में और कृषि के बारे में, और फिर यहाँ पर पर्यटन और 7 निश्चय योजना। फ्रेंड्स, इस पर हमने यहाँ पर एक संक्षिप्त चर्चा किया है, क्योंकि अगर इसको एक अलग अलग टॉपिक है, इस पर अगर चर्चा करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी टॉपिक है जो हमने 6-7 टॉपिक के बारे में यहाँ पे हमने नाम बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आपके मेंस के लिहाज से हो या इंटरव्यू के लिहाज से हो। अगर हम बात करते हैं तो ये वर्तमान में सभी योजनाएँ चल रही है और ये बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और इसके माध्यम से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया गया है। इसलिए यह साक्षात्कार में इससे जुड़े प्रश्न पूछे भी गए हैं। इसके पहले 63 बीपीएससी हो या 60 से 62 में भी हो, और इस बार भी 64 में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक मेंस की बात है तो 65 बीपीएससी मेंस में अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो इन सारी चीज़ों को अगर जोड़ करके लिखते हैं तो आपका आंसर और लोगों की अपेक्षा बेहतर होगा और यही कारण है कि आपका मार्क्स अच्छा आएगा। अगर आप प्रत्येक प्रश्न में अगर बिहार सरकार की कोई भी योजना को समसामयिक मुद्दे को जोड़ रहे हैं तो जो भी कॉपी चेक करने वाले होते हैं उन्हें लगता है कि हाँ, या और जो भी लोग हैं उनसे अच्छे हैं, क्योंकि इन्हें ज्ञान है और इन्होंने बिहार सरकार की योजनाओं को इसमें समाहित किया है और समसामयिक मुद्दों से जोड़ा है, यानी कि आपकी समझ है। तो इस प्रकार से ही आपके मार्क्स बढ़ते हैं, यही वो कारण है। देखिए फ्रेंड, जो भी समान चीज़ें हैं, समान चीज़ें तो सभी लोग लिखते हैं कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाइए, कृषि को विकास कीजिए, जनसंख्या पर नियंत्रण, ये तो सभी लोग लिखेंगे, सामान्य बातें हैं। लेकिन आप कुछ ऐसा कीजिए, इन नए नई योजनाओं को लिखिए, बिहार सरकार की योजना को लिखिए, प्लान को लिखिए, आप कुछ अपने उपाय सुझाव को दीजिए कि खाद प्रसंस्करण के क्षेत्र में या हस्तकरघा के क्षेत्र में किस प्रकार से नए नए तरीकों को बताइए। तो यही कारण है कि आपका उत्तर औरों से अच्छा होगा और आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड, तो हमने बेरोजगारी के बारे में यहाँ पे बात किया और अब आप लोगों को ये वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट में या नीचे भी लिंक दिए होंगे, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, मनरेगा है, जल जीवन हरियाली है और जीविका कृषि, इन सभी 7 निश्चय योजना के बारे में भी इसके लिए स्पेशल वीडियो बना हुआ है। आप वहाँ पे जाकर के देखिए, आपको इससे
बहुत ही लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में। धन्यवाद।